हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, इसको मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलता हूँ। इसमें देख रहे हैं अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल समझो कि आपके पास एक गन है, उसमें एक बुलेट है, वो आप फायर करते हो, उसमें से एक बुलेट फायर होती है। राइट से ये बुलेट है, ये वाली जब आप फायर करोगे तो बुलेट बाहर निकलेगी। लेट से इसका मास m और इसकी वेलोसिटी v से निकलती है, तो इसका मोमेंटम आगे की तरफ मिला। मोमेंटम मिला मतलब कोई फोर्स लगा होगा, मतलब बुलेट पे आगे फोर्स लगा होगा। बुलेट पे किधर फोर्स लगा होगा? आगे फोर्स लगा होगा। और इस गन पे पीछे उतना F फोर्स गन पे क्या लगा होगा? पीछे लगा होगा। अगर मैं इस पूरे गन और बुलेट को पूरा सिस्टम कंसिडर कर दूं, क्या कंसिडर कर दूं? आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर दूं, तो क्या इस केस में नेट फोर्स जीरो है। देखो, आगे वाला फोर्स एंड पीछे वाला फोर्स, इस सिस्टम पे नेट फोर्स कैंसिल हो रहा है, मतलब इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू कितना? जीरो। और ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब इसमें और कोई सिस्टम इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ओके, तो क्या हुआ कि अगर इस बुलेट को मोमेंटम आगे मिला है ना, तो इस गन को पीछे की तरफ मोमेंटम मिलेगा। देखो, धक्का लगता है, अब जैसे ही गोली फायर करते हैं पीछे झटका लगता है, मतलब जितना मोमेंटम आगे मिलेगा उतना ही मोमेंटम पीछे मिलेगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। जैसे ही आपने बुलेट फायर की, जब बुलेट अंदर थी, इस गन के अंदर थी, तो कोई मोमेंटम नहीं था, समझो गन पड़ी थी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना? इनिशियल मोमेंटम जीरो। इनिशियल मोमेंटम कितना? जीरो। और फाइनल मोमेंटम, जैसे आपने फाइनल मोमेंटम पी आई, मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। पी फाइनल, फाइनली क्या हुआ? इस बुलेट के पास आगे की तरफ मोमेंटम आया, और लेट से इसको मैं बोल देता हूं आगे की तरफ पीबी। क्या बोल देता हूं? पीबी। तो इस गन को पीछे की तरफ मोमेंटम मिला। गन को मोमेंटम किधर मिला? पीछे की तरफ। तो माइनस पीजी, माइनस क्या? पीजी। वेक्टर है ना, गन को पीछे की तरफ मोमेंटम मिलेगा। गन को मोमेंटम किधर मिलेगा? पीछे की तरफ। अच्छा, तो इसको गन के लिए मैं लिख लेता हूं पीजी, और बुलेट के लिए लिख लेता हूं पीबी। अच्छा, तो एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। इसका मतलब क्या? इनिशियल और फाइनल इक्वल होगा। इनिशियल कितना? जीरो, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ पीबी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पीजी, मतलब बुलेट का मोमेंटम गन के मोमेंटम के इक्वल आएगा। क्या ये बात मेरी समझ में आई नहीं आई? अच्छे से बोलो। अभी लॉ लिखवा दूंगा, पहले समझो लॉ है क्या। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ क्या कहता है, फटाक से ये चीज नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। ओके, ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक और चीज मैथ से समझाता हूं, आप देखना कि आपके पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता था? F इक्वल टू dp by dt, yes or not? F equal to dp by dt, where F is what? Net external force. Net external force. Net external force. Okay, good. Net external force. P is what? Momentum. P is what? Momentum. अब मैं मैथ से बात करूंगा। अगर फोर्स जीरो है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो कहां से आ रहा होगा? इस मोमेंटम की वजह से। अगर मोमेंटम कांस्टेंट यहां जीरो होगा तभी तो फोर्स जीरो आएगा। इस चीज को समझो, इस चीज को समझना, मैथ्स पढ़ा रहा हूं तुम्हें, कि अगर फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहां तो मोमेंटम जीरो है, यहां कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि ये P है ना, P क्या होगा? P कांस्टेंट होगा तभी तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा। मैंने सिखाया था कि किसी भी चीज का d by dx या d by dt, किसी कांस्टेंट चीज की, लेट से 5 है, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। मतलब इसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मतलब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा।
अच्छा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब समझना, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसका मतलब समझो अच्छे से कि P शुड बी कांस्टेंट। इससे क्या रिजल्ट निकला, P शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब P कांस्टेंट मतलब इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल। ये चीज फटाक से नोट कर लो, P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल। अब इसका स्टेटमेंट लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप खुद लिख सकते हो कि व्हेन लिखो, थ्योरी लिखो, फटाफट थ्योरी लिखो। ये वाला एग्जांपल हटा रहा हूं मैं, तो मैं समझ में आया होगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे क्या होगा, जीरो होगा, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये लिखना है, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स on an isolated system is zero, then momentum of system remains conserved, कंजर्व्ड का मतलब समझ लो, जितना इनिशियल होगा उतना फाइनल रहेगा। इस कंजर्व्ड, अरे यार कंजर्वेशन से मतलब को समझ में आ रहा है, इसकी हेडिंग में भी मीनिंग छुपा हुआ है। कंजर्व्ड का मतलब जितना इनिशियल उतना फाइनल। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड किसे बोलते हैं, जिसका और दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम is zero. When net external force on an isolated system is zero, then momentum of system remains conserved. तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। And this law is conservation of momentum. ये लॉ क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होगा। एक और केस बताता हूं, एग्जांपल लिख लो, इसमें बढ़िया वाला एग्जांपल लिख लो, इसका अच्छा वाला एग्जांपल, कॉलिजन। आपको भी समझ में आ जाएगा, कॉलिजन समझते हो, टक्कर, क्या होना, टक्कर होना, पार्टिकल का कोलाइड करना। तो कॉलिजन में क्या हो रहा है कि एक बॉल है जो दूसरी बॉल की तरफ जा रहा है और मोमेंटम इसका ज्यादा होगा तभी तो कॉलिजन होगा। ऐसा समझो कि एक गाड़ी है और ये गाड़ी बी है, ये गाड़ी ए है और ये गाड़ी बी है। अगर ए बी की तरफ जा रही है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। लेट से इसका मोमेंटम पी है और इसका मोमेंटम पी बी है, क्या है, पी बी है। तो ये गाड़ी इसके पीछे जाके टकराएगी, कोलाइड करेगी, है ना। तो जैसे ही कोलाइड करेगी तो क्या होगा, ये गाड़ी ऐसे बी वाली होगी, उसका मोमेंटम लेट से कुछ चेंज हो गया और उसका हो गया पीबी डैश, ये जहां पे कॉलिजन हुआ, और इसका पी ए डैश हो गया। ये था बिफोर कॉलिजन के पहले कुछ कंडीशन ऐसे थे कि ए वाली का मोमेंटम पी ए था और बी वाली गाड़ी का मोमेंटम पी बी था। जैसे ही कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद इनका मोमेंटम चेंज हो गया, इनका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। बी का मोमेंटम हो गया पीबी डैश और ए वाली गाड़ी का मोमेंटम हो गया पी ए डैश या पी ए प्राइम। ओके, ये गाड़ी ए और बी है। ओके, अब मैं एक बात बताता हूं, कॉलिजन हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, देखना कि ये वाली गाड़ी इस बी वाली गाड़ी से टकराएगी तो इसने इस ए गाड़ी ने बी पर आगे की तरफ फोर्स लगाया होगा, पीछे से पुश किया होगा। बी ने भी उतना ही, जैसे कांटेक्ट में आई बी ने भी ए पर उतना ही धक्का लगाया होगा। अरे यार कुछ समझ में आ रहा नहीं यार, एक्शन रिएक्शन। अच्छा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में न्यूटन्स का सेकंड एंड थर्ड लॉ दोनों, नेट एक्सटर्नल फोर्स और एक्शन रिएक्शन, मतलब इस गाड़ी ने, ए गाड़ी ने बी पे आगे की तरफ पुश लगाया तो लेट से दिस फोर्स इज एफ, और उतना ही फोर्स बी गाड़ी ने ए पर अप्लाई किया होगा तो ये वाला फोर्स भी कितना हो गया, एफ। देखो अगर मैं सिस्टम कंसीडर कर दूं तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अच्छा, नेट फोर्स जीरो हो गया तो इस केस में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मतलब इन दोनों का फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो बच्चे ने फटाक से लिख लिया, सर देखो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में सिंपल सा हो जाएगा कि इनिशियल मोमेंटम कितना था, P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल।
ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। और ये कब लगाओगे, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो। ऐसे मत लगा देना, मन करे तब। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, ये तभी अप्लाई करना व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो इज जीरो। ओके, अब देखो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इसका था पीए, इसका था पीबी, पीए प्लस पीबी। देखो डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का आगे की तरफ है, तो पीए भी पॉजिटिव पीबी भी पॉजिटिव, इक्वल टू, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि उसके बाद कॉलिजन के बाद, टक्कर के बाद भी आगे ही चलती रहती है, तो पी ए प्राइम प्लस पी बी प्राइम। क्या समझ में आया, नहीं आया? ये मैं अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा रहा हूं, कॉलिजन आपको बाद में पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा बहुत, 2-3 तरीके के कॉलिजन पढ़ाऊंगा। चलिए इतनी चीज समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक दो और एग्जांपल लेता हूं, देखिए और एग्जांपल क्या हो सकता है कॉलिजन के बाद, कहां कहां लगा सकते हो? बॉम्ब का एक्सप्लोड होना, बॉम्ब फूटता है ना, बॉम्ब, ये आपके पास बॉम्ब है, ये बॉम्ब फूटता है ना, तो आप ऐसा तो नहीं कि ऊपर जाके हथौड़ा मारते हो, एक्सटर्नल फोर्स, ये अपने अंदर केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, अंदर की न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से फूटता है, तो ये अंदर के फोर्स की वजह से फूटता है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। बच्चे ने बोला ओ सर यहां पे भी क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा? मैंने बोला बिल्कुल। लेट से ये किसी सरफेस पे रखा हुआ था बॉम्ब, क्या बॉम्ब, ओके। अब ये क्या हुआ, लेट से दो टुकड़ों में टूट गया, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2, 1 किलो 2 किलो ऐसा मान सकते हो। तो ये गया आगे की तरफ, लेट से v1 वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, v1 से आगे से बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, बूम, तो एक गया इधर दूसरा गया इधर। बोला कि इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने मीटर पर सेकेंड? बम फूटा 10 मीटर, 10 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, बम है कि क्या पटाखा, 100 मीटर पर सेकेंड से एकदम टुकड़ा फटाक से भाग गया। और इस m1 का मास है, m1 का मास है 3 किलो, कितना किलो, 3 किलो, और इस m2 का मास है 2 किलो, कितना किलो, 2 किलो। दो टुकड़े हुए, एक बॉम्ब 5 किलो का बॉम्ब था, एक टुकड़ा 3 किलो का 100 मीटर पर सेकेंड से प्लस एक्स डायरेक्शन में गया, तो 2 किलो का टुकड़ा किधर जाएगा? ऑब्वियसली इसको आगे मोमेंटम मिला तो इसको पीछे मिलना चाहिए, क्योंकि इनिशियली बॉम्ब वाज एट रेस्ट, बॉम्ब कहां पे था, रेस्ट पे था। यानी कि क्या मैं यहां पे भी P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगा सकता हूं? बच्चे ने बोला यस सर। मैंने बोला कैसे? क्योंकि सर ये बॉम्ब फूट रहा है इंटरनल फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? इंटरनल फोर्स की वजह से। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम सर इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, m1 v1 प्लस ये मोमेंटम हुआ किसका, इस पार्ट m1 का। m2 का कितना होगा? लेट से सर m2 इंटू v2, मुझे नहीं पता, m2 इंटू v2। अब क्या करोगे, सबको विजिबल है ना, दिख तो रहा है ना, यस विजिबल। अब क्या करूंगा इस केस में सर, इनिशियली बॉम्ब एट रेस्ट, इनिशियली क्या था, इनिशियली एट रेस्ट, बॉम्ब इनिशियली कहां पे था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या, 0, क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है। फाइनली क्या हो जाएगा, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, तो m1 कितना 3 इंटू वेलोसिटी कितनी 100 प्लस इसका मास कितना 2 इंटू इसकी वेलोसिटी आपको नहीं पता, आपने आगे मान ली तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, v2 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से रिजल्ट निकालो, 2v2 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 300, क्योंकि ये उधर से आएगा ना तो माइनस का बन जाएगा, तो v2 कितना आ गया माइनस 150। ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि v1 की उल्टी डायरेक्शन। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस ये चीज बता रहा है कि आपकी 100 आगे है ना तो 150 पीछे होनी चाहिए। देखो मैथ्स भी आपको सब कुछ बता रही है, तो माइनस कॉमन सेंस से भी पता चलना चाहिए कि 150 मीटर पर सेकेंड माइनस एक्स डायरेक्शन में, कौन सी, माइनस एक्स डायरेक्शन में, और ये कौन से एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरीके के एग्जाम्पल आ सकते हैं, इसको एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड लिख लो, कॉलिजन का फर्स्ट सेकंड।
फटाफट फटाफट ये एग्जाम्पल लिख लो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुम्हें अभी समझ में आना शुरू हो जाएगा, टेंशन ना लो। मैं हूं ना, टेंशन किस बात की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कौन से केस में सर कंजर्वेशन कराते देखना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखना। एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड। आपके पास एक सरफेस है, अच्छे से समझना। आपके पास एक सरफेस है और यहां से एक बॉल ऐसे आ रही है, ऐसे बॉल, और इस बॉल का मोमेंटम, इसका मास 2 किलो और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितना मीटर पर सेकेंड? 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल ऐसे आती है, टुक 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 टुक, ऐसे सरफेस को हिट करती है, यहां पे हिट करती है। और बोला इन्होंने कि ये वाला एंगल जो हिट करती है, ये वाला एंगल इन्होंने दे रखा है 30 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री। समझना, ये एंगल इन्होंने कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो देखिए फटाक से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूं ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक लाइन यहां पे खींचूं ऐसे, तो ये एंगल 30 है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। देखो ये जेड बनता हुआ दिख रहा है ऐसे करके ऐसे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60। अरे ये 30 है तो इस लाइन को मैं नीचे लाऊंगा तो ये 90, तो ये 60। वैसे भी समझ सकते हो, बहुत सारे तरीके। बच्चे ने बोला हाँ सर, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। मैंने बोला ठीक है। अब क्या करना, बॉल ऐसे आती है, टकरा के वैसे ही 60 पे जाएगी, टकरा के वैसे कितने पे डिग्री पे जाएगी? 60 डिग्री पे जाएगी। बच्चे ने बोला ठीक है सर। तो करना क्या, आपको कैलकुलेट क्या करना है कि ये बॉल टकराती है ना, तो इस दीवार, इस ग्राउंड की सरफेस पे ये जो टाइम होता है ना, कांटेक्ट का टाइम, ये कांटेक्ट का टाइम है, वो आपको दे रखा है कि यहाँ बॉल टकराने का जो टाइम है ना, वो 0.1 सेकेंड है। कितना सेकेंड? 0.1 सेकेंड। जो बॉल टकराती है ना, वो कितना टाइम लेती है? 0.1 सेकेंड। आई टकरा के वापस चली गई। बच्चे ने बोला ठीक है सर, कैलकुलेट क्या करना है कि इस वॉल ने, जो नीचे वाली सरफेस है, वॉल की बजाय मैं इसको सरफेस बोलूं, ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस ने इस बॉल पे कितना फोर्स अप्लाई किया होगा, क्योंकि ऐसे आई और ऐसे गई, मतलब यहां से कोई फोर्स लगा होगा तभी तो वापस डायरेक्शन बदली ना। तो कैलकुलेट फोर्स, कैलकुलेट फोर्स applied by the surface on the ball, by the surface on the ball, on the ball, बॉल पे कितना फोर्स अप्लाई किया होगा। अच्छा सर देखिए इधर आओ, ये बॉल ऐसे आई 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 आई, इस पे टकराई, टकरा के वापस ऐसे गई, ठीक है सर। मैंने बोला ठीक है। इसका इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, क्योंकि इधर वेलोसिटी उधर ही तो मोमेंटम, m इंटू वी। सर इधर की तरफ इसका मोमेंटम था p, p इक्वल टू m इंटू वी, p इक्वल टू m इंटू वी। m कितना? 2 किलो, v कितना? 10। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड, अरे सॉरी 20 मीटर, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम आ गया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम ऐसे है, टकराने के बाद इसका मोमेंटम ऐसे हो जाता है। एक बात बताता हूं, फिर से सुनना। इसका इनिशियल मोमेंटम ऐसे था, इसका कंपोनेंट लेता हूं, फिर बताता हूं कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अरे सर वेक्टर क्वांटिटी के तो कंपोनेंट ले सकते हैं। मैंने बोला कैसे? मैं फिर सिखा देता हूं। अगर फोर्स F ऐसे है हॉरिजॉन्टल x एक्सिस से थीटा एंगल पे, तो समझना इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, x की तरफ, जिधर थीटा है उधर F cos थीटा, उधर क्या? F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? F sin थीटा। ये चीज दिमाग में रखना। जिनको नहीं आता कंपोनेंट लेना, फिर से सिखा रहा हूं, इसके बाद नहीं सिखाऊंगा। इसका इनिशियल मोमेंटम ऐसे था, तो इसका कंपोनेंट 60 डिग्री की तरफ आ जाएगा, P cos 60। बच्चे ने बोला हाँ सर, दिस इज P cos 60। और इसके ऐसे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? P sin 60। बच्चे ने बोला हाँ सर, P sin 60 भी समझ में आ गया। अब कॉलिजन के बाद देखना, क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? बच्चे ने बोला नो, क्योंकि यहां पे टकरा रही है ना, तो बॉल ने इस पे नॉर्मल ऊपर लगाया होगा,
मतलब बॉल पर नॉर्मल ऊपर लगाया होगा, बॉल ने, क्या बोल रहा हूं, बॉल पे ऊपर नॉर्मल लगा होगा और बॉल ने नीचे नॉर्मल लगाया होगा ना। बच्चे ने बोला हाँ सर, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल लगा होगा और एक नीचे की तरफ लगा होगा, एक्शन रिएक्शन, पर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो यहां एक लाइन लिख रहा हूं, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। इसका मतलब जितना मोमेंटम इनिशियल था उतना ही मोमेंटम फाइनल होगा। मतलब P इनिशियल इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू P फाइनल इन x डायरेक्शन। बच्चे ने बोला यस। इनिशियल मोमेंटम कितना था? P sin 60। तो आफ्टर कॉलिजन, इस टकराने के बाद इसका मोमेंटम इधर ही होगा और वो होगा P sin 60। यस और नो? बच्चे ने बोला यस सर, P sin 60। और ऊपर की तरफ होगा P cos 60। बच्चे ने बोला ये सर आपको कैसा पता चला? क्योंकि जितना आ रहा था उतनी स्पीड से वापस जाएगा, जितनी स्पीड से टकराया ना उतनी स्पीड से वापस जाएगा। सभी अपन आइडियल कंडीशन मान रहे हैं। अभी यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन वगैरह में वो केस नहीं ले रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कि जितनी स्पीड से आ रहा था उतनी स्पीड से वापस चला गया। मतलब आपका वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ। देखना, वाई डायरेक्शन में पहले मोमेंटम नीचे था, अब मोमेंटम किधर हो गया? ऊपर। एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स में पहले भी मोमेंटम ऐसे था, बाद में भी मोमेंटम ऐसे। अच्छा सर, एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, पी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। लेकिन सर वाई में पहले मोमेंटम नीचे था, अब मोमेंटम ऊपर हो गया, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ। ओ सर, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इंपल्स। अरे 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 सर, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू व्हाट? इंपल्स। सर इंपल्स का तो हमें कुछ आइडिया आया सर। मैंने बोला क्या? इंपल्स इक्वल टू सर फोर्स इनटू डेल्टा टी, फोर्स इनटू dt इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सर मोमेंटम चेंज इन का मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल। लेकिन ये मोमेंटम चेंज कौन से डायरेक्शन में हुआ? सर वाई डायरेक्शन में। सर कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। देखो फाइनल मोमेंटम अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूं तो नीचे वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव। लेट से ऊपर वाली पॉजिटिव, p cos 60 पॉजिटिव, p cos 60 पॉजिटिव माइनस, अब p इनिशियल क्या होगा समझना, p इनिशियल तो नीचे है ना, तो वो नेगेटिव होगा। अरे ये डिफरेंस वाला नेगेटिव है, इनिशियल तो नीचे की तरफ था ना, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा। बच्चे ने बोला ये वाला माइनस डिफरेंस का है, फिर समझना, ये वाला माइनस डेल्टा पी का मतलब क्या? डिफरेंस, तो वो डिफरेंस का है। और एक माइनस साइन आएगा डायरेक्शन का, तो वो होगा नीचे की तरफ, p cos 60। बच्चे ने बोला ठीक है। देखिए क्या हुआ, p cos 60 यानी कि p/2, अभी रुक जाओ, p cos 60 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस p cos 60। यस और नो? यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का? मैं इस साइड कर रहा हूं, p की वैल्यू 20 है, याद रखना p की वैल्यू कितनी है? 20। मैं इंपल्स फोर्स इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना? 0.1 सेकेंड, तो फोर्स इंटू 0.1 सेकेंड इक्वल टू p cos 60 प्लस p cos 60, 2p cos 60, 2p cos 60। cos 60 होता है 1/2, cos 60 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 गया। कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार? तो देखना मैं ऐसे काट देता हूं, cos 60 1/2, इस 2 से 2 गया, पीछे सिर्फ क्या बचा? p। तो फोर्स इंटू 0.1 इक्वल टू p कितना? 20। यस और नो? तो फोर्स इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिवाइड बाय 0.1। आपको पता है जैसे पॉइंट हटाना हो यहां 0 लगाना पड़ता है, तो 200/1 आंसर आ गया 200। 200 न्यूटन फोर्स है ना, तो 200 न्यूटन। इस कितना फोर्स इंपार्ट किया होगा? कैलकुलेट फोर्स इंपार्टेड या अप्लाइड बोल दो, इंपार्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉल। 200 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर डायरेक्शन में, तो प्लस जे कैप। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फटाक से ये चीज नोट कर लो, फटाक से ये चीज नोट कर लो। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। चलिए
ऐसा सेम सवाल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, किसी एंगल पे आता है और वो वापस उसी एंगल पे चली जाती है, उस बार उसने दीवार ऐसे दी रखी है, दीवार मैंने इस बार ग्राउंड को टकराया। आपकी एनसीईआरटी में खुद से ट्राई करना, होमवर्क ले लो, एनसीईआरटी में देख लेना, एक ऐसा सवाल है, खुद से करना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक बॉल ऐसे आती है, दीवार से टकरा के ऐसे चली जाती है, यस और नो। एक बात बताओ, इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, सिर्फ चेंज हुआ तो क्या होगा, इस मोमेंटम का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। लेट से दिस इज वर्टिकल से थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, या फिर तो देखो ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा p cos थीटा और नीचे आएगा p sin थीटा। देखना इधर जा रहा है तो क्या होगा, नीचे की तरफ p sin थीटा चेंज नहीं होगा, लेकिन इधर की तरफ p cos थीटा। देखो मोमेंटम में डायरेक्शन किधर बदली, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन बदली ना, p cos थीटा ऐसे हो गया, पहले कैसे था, ऐसे था, मतलब चेंज कितने आया 2p cos थीटा का। इसमें भी चेंज कितना आ जाएगा आपका 2p cos थीटा, और इसको फोर्स इंटू डेल्टा टी के इक्वल कर देना, फोर्स इंटू किसके, डेल्टा टी, आपको इंपल्स मिल जाएगा। तो 2p निकाल लेना, cos थीटा जो भी दे रखा हो, इस बार थीटा मैंने इस लाइन से लिया, देखो z बन रहा है ना, ऐसे करके ऐसे, तो ये चीज दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, एनसीईआरटी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं अपन, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा एनसीईआरटी में, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल की इक्विलिब्रियम दे रखी है। इससे क्या मतलब सर, अगर किसी पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, इसका मतलब वो पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी is equal to 0, is equal to 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे क्या 0। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो सोचो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अगर फोर्स 0 हुआ इसका मतलब क्या, फोर्स 0, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन 0। सोचो अगर एक्सेलरेशन 0 तो दो केस, या तो बॉडी रेस्ट पे है और या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। कैसे, एक्सेलरेशन होता क्या है dv by dt, अरे एक्सेलरेशन होता है क्या है, वेलोसिटी dv by dt। अगर v तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है इस, तभी तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। ये तुम्हारा v कुछ नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा। ओहो सर ये बात भी समझ में आ गई, जब तुम्हारा v कोई कांस्टेंट होगा तभी एक्सेलरेशन 0 आएगा। बच्चे ने बोला हाँ सर। अच्छा तो दो केस होंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, या तो पार्टिकल एट रेस्ट, या फिर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, या फिर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, v क्या हो जाएगा कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट। फटाक से लिख लो, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल मतलब नेट फोर्स क्या 0। ओके ये लाइन लिख लेना, जितना मैंने थ्योरी लिखवाई लिख लो, मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम्पल से फिजिक्स ज्यादा समझ में आती है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे। थ्योरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आता होगा थ्योरी बना लोगे। ओके अब देखो कि एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर कोई बॉडी है उस पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन, तो इस पे एक फोर्स ऐसे लगना पड़ेगा 10 न्यूटन का, तभी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि जितना आगे उतना पीछे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जितना आगे उतना पीछे, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। कहने का मतलब अगर मैं ये फोर्स F1 लूं, आपके एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, ये फोर्स F2 लूं, तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो 0 होगा। कहने का मतलब
किसी बॉडी पे नेट फोर्स यानी कि वेक्टर ऑफ F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू 0। वेक्टर सम दोनों का क्या होना चाहिए? 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा? F1 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ F2। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन अपोजिट। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर। देखो 10-10 न्यूटन। क्या समझ में आया? नहीं आया? तो नेट फोर्स 0, तो इस बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे हुई कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो नेट फोर्स नहीं होगा, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से चलती रहेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो वो चलती रहेगी। अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है तो आइडियल कंडीशंस, क्योंकि 10 न्यूटन आगे 10 न्यूटन पीछे। बच्चे ने बोला ओके सर आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम पार्टिकल, अगर 2 फोर्स थे, अगर 3 फोर्स हुए, एक सवाल पूछता हूं, अकेला फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं रख सकता। बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, सिंगल फोर्स कभी भी, अगर इस पे फोर्स F लग गया ना आगे, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकता। यानी कि सिंगल फोर्स इक्विलिब्रियम नहीं ला सकता। सिंगल फोर्स, अगर बॉडी पे सिंगल फोर्स है तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं ला पाएगा। सॉरी, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं ला पाएगा। इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिंगल फोर्स है तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, तो मिनिमम 2 फोर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकता है। लेकिन अपन एक 3 फोर्स वाला एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। आपके पास एक बॉडी है, ऐसे समझो ये बॉडी टेबल पे रखी हुई है, मेरी हथेली समझ रहा, इस पाम पे ये बॉडी रखी हुई है, हथेली पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस पे आगे की तरफ एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स पीछे की तरफ, ऐसे मैंने 2-3 फोर्स लगा दिया। 3 फोर्स लगा रहा हूं, 3 फोर्स। एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, दिस फोर्स इज F1। एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूं, F2। एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा हूं, F3। अब समझना, ये 90 डिग्री मत समझना। लेट से F1 के सामने वाला एंगल अल्फा है। कितना एंगल है? अल्फा। F2 के सामने वाला एंगल बीटा है। F3 के सामने वाला एंगल गामा है। ऐसे करके गामा ऐसे बनाया जाता है। मैं ऐसे एंगल बोल रहा हूं, ABC भी ले सकते हो, मैंने अल्फा बीटा और गामा लिख लिया। ओके, अब मेरी बातें सुनना कि तीनों फोर्स की वजह से बॉडी इन इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या? F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। नेट फोर्स क्या है? 0। अगर नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब समझना, नेट फोर्स 0 इसका मतलब समझना कि F1 अपॉन लामी थ्योरम होती है। अगर ये चीज हो गई F1 प्लस F2 प्लस F3 0, यानी कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम। और जब भी इक्विलिब्रियम हो तो एक लामी नाम के साइंटिस्ट थे, कुछ नहीं, आप भले उनका नाम याद मत रखो, लामी थ्योरम। कौन सी थ्योरम? लामी थ्योरम। लामी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये चीज हो रही है तो फोर्स अपॉन सामने वाले एंगल का साइन, फोर्स अपॉन सामने वाले एंगल का साइन यानी कि साइन अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू फोर्स 2 और इसके वाले सामने वाले एंगल का साइन F2 अपॉन साइन बीटा। F1 अपॉन साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 और सामने वाला एंगल क्या है? गामा, F3 अपॉन साइन गामा। ये चीज तभी लगाना, लामी थ्योरम तभी लगाना जब नेट फोर्स 0, F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या हो? 0। कहने का मतलब सर, अगर मैं इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करता, F1 ऐसे, F1 कैसे? ऐसे, F2 ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल की साइड बन जाती। F1 ऐसे, F2 ऐसे, सॉरी F3 ऐसे, F2 नीचे आ जाता। देखो कहीं ना कहीं ट्रायंगल की साइड है, और ट्रायंगल कैसा? साइक्लिक। देखो जूम जूम जूम, वापिस जहां से शुरू हुआ था वही घूम फिर के आ गया। ये चीज मैंने पढ़ाई थी, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी घूम फिर के वही आ गया। साइक्लिक वेक्टर का सम कितना? 0। बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ हो जाता है इसीलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये चीज याद रखना। एक एग्जाम्पल कराता हूं। एक बच्चे ने डाउट पूछा था किसी ने, तो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है कि आपके पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे
इस डायरेक्शन में फोर्स ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F1, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F2 और F2 इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 इक्वल टू 5 न्यूटन। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल। यहां पे एक फोर्स, कॉमन सेंस है, ये दो फोर्स ऐसे लग रहे 90 डिग्री पे, तीसरा फोर्स इधर लगना चाहिए, उन्होंने बोला तीसरा फोर्स F3 लग रहा है। आपको क्या पूछा कि ये वाला एंगल इन्होंने 45 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। और ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे, आपको ऐसे टेबल ऐसे बोर्ड को उखाड़ के ऐसे सीधा कर दो ऐसे, तो इतना फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, इतना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इतना फोर्स उधर की तरफ लग रहा है। पूछा F1 और F3 की वैल्यू कितनी होगी। F2 की 5 न्यूटन गिवन है, तो F1 की वैल्यू क्या होगी और F3 की वैल्यू क्या होगी। इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन गिवन है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, देन F1 एंड F3 की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे करोगे, फटाक से ट्राई करो। एक तो लामी थ्योरम है, एक तो आपके पास कौन सी थ्योरम है, लामी थ्योरम। सीधा लामी थ्योरम यूज करो। ये वाला फोर्स और इसके सामने वाले का एंगल, सामने वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 और ये हो जाएगा 45, 135। 90 प्लस 45 कितना होता है 135, तो 5 अपॉन साइन 135 शुड बी इक्वल टू F3 अपॉन साइन 90। अरे F3 अपॉन साइन 90, आपका काम हो जाएगा, F3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, F3 मिल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, F3 मिल जाएगा। देखिए तो सॉल्व करते हैं अपन सवाल को लामी थ्योरम से, लामी थ्योरम से सवाल सॉल्व करते हैं। ये न्यूटन दे रखा 5 न्यूटन, तो 5 अपॉन सामने वाला एंगल कितना 135, तो साइन 135 शुड बी इक्वल टू, ये वाला फोर्स नहीं पता F1 अपॉन ये वाला एंगल भी 135 हो जाएगा, 45 प्लस 135 साइन 135, और ये किससे इक्वल हो जाएगा F3 अपॉन साइन 90। F3 के सामने वाला एंगल कितना है साइन 90, तो F3 अपॉन साइन 90। अब क्या करो, आपको क्या निकालना है, F1 निकालना है। ये चीज इक्वल करा दो, तो यहां से F1 मिल जाएगा, साइन 135 साइन 135 गया, F1 इक्वल टू 5 न्यूटन। F1 कितना 5 न्यूटन। अब आपको जब F3 निकालना है, तो F3 अपॉन साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, F3 और इसको इक्वल करा दो, क्योंकि ये चीज भी आपस में इक्वल है ना, तो ये कितना आ गया F3 इक्वल टू 5 बाय साइन 135। साइन 135 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू, तो रूट टू ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 रूट टू। क्या समझ में आया नहीं आया, ये था एक मेथड। मैं बोलता हूं आपके पास कॉमन सेंस है, बच्चों ने बोला बिल्कुल सर हमारे पास कॉमन सेंस है। जिनके पास कॉमन सेंस है उनको मैं ये आंसर दिखा था। सोचो, अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे और उनका रिजल्टेंट कितने पे आ रहा है 45 डिग्री पे, कॉमन सेंस है कि ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, बच्चे ने बोला आएगा। और F3 45 पे, मतलब ये भी 45 पे होना चाहिए, तभी तो बॉडी रुकेगी। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कुछ आ गया R, तो ये रिजल्टेंट के सामने उतना इक्वल फोर्स होगा, तभी तो ये वाला पार्टिकल रुकेगा। मतलब ये पार्टिकल रुकेगा कब, इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बोल रखा है कि ये फोर्स 5 न्यूटन है और ये फोर्स भी 5 होगा, तभी तो 45 पे आएगा। अरे कभी भी रिजल्टेंट 45 पे कब आता है, जब दोनों फोर्स इक्वल हो। ये फोर्स F है और ये फोर्स F है, तभी तो रिजल्टेंट 45 पे आएगा। न तेरी सुनूंगा न तेरी सुनूंगा, मैं तो 45 पे ऐसे जाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, F इधर F इधर, तो पार्टिकल आपका ऐसे चलेगा 45 पे, क्योंकि रिजल्टेंट किधर आएगा 45 पे, रिजल्टेंट किधर आएगा 45 पे। ठीक है, एक और बात सुन, तो आपको 45 पे मिल गया। अब क्या, ये 5 आ गया और ये भी 5 आ गया,
और 5 और 5 का रिजल्टेंट 5√2 आता है। 90 डिग्री पे क्या आता है 5√2, वेक्टर आता ही नहीं आता 5√2, तो ये कितना होना चाहिए 5√2। सब कुछ मिल गया ना आपको। पेन ही नहीं चलाइए, तो मैं तो आपको समझा रहा था, अदरवाइज मैं इसको पेन भी नहीं चलाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली फोर्स कौन कौन से होते हैं अपने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। आगे बढ़ते हैं, फोर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। बेसिकली कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अब देखो मैंने तुम्हें 2 फोर्स पढ़ा दिए पहले। वैसे फंडामेंटल फोर्स के बारे में बार बार बताने से कोई फायदा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो वो चीज छोड़ो। अपन बात कर रहे हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अभी पढ़ रहे हैं अपन मैकेनिक्स 11th क्लास में। तो मैकेनिक्स में कॉमन फोर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला फोर्स इन्होंने दे रखा स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग क्या होती है मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखो दूसरा फोर्स होता है आपका कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आए। अभी मैंने पढ़ा रखा है इसको नॉर्मल फोर्स, जैसे कांटेक्ट फोर्स में पढ़ाया था ना आपको नॉर्मल फोर्स। अरे यार कांटेक्ट फोर्स इसमें भी टाइप होता है, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। उसके बाद मैंने बताया था टेंशन फोर्स। उसके बाद बताया था मैंने आपको कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, आपको स्प्रिंग फोर्स नहीं पढ़ाया। तो स्प्रिंग फोर्स होता है क्या वो चीज समझना। स्प्रिंग फोर्स, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। आपके पास नॉर्मली एक स्प्रिंग है, ये चीज समझ लेना, एक बार समझाऊंगा उसके बाद नहीं समझना। ये आपके पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग एकदम इसकी नेचुरल लेंथ है। लेट्स से दिस लेंथ इज व्हाट, नेचुरल लेंथ। एल क्या है, नेचुरल, नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग चुपचाप पड़ी रहेगी। आप स्प्रिंग को दबाओगे ना तो स्प्रिंग झटका मार के ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी। आप इसको खींचोगे तो ये वापस आ जाएगी। स्प्रिंग हमेशा अपोजिट तो कर रही है, अब समझना। अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे, स्प्रिंग को दबाओगे तो झटका मार के फैल जाएगी, और इसको खींचोगे तो ये वापस आ जाएगी। ये क्या हो रहा है, तो देखना मैं एक चीज लिख रहा हूं वो समझना कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, यहां से मैंने स्प्रिंग टाई कर दी, ऐसा स्प्रिंग टाई कर दी। अब देख कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को इस नेचुरल लेंथ से, ये थी NL नेचुरल लेंथ, इस स्प्रिंग को मैंने आगे की तरफ और खींचा, इस स्प्रिंग को मैंने आगे और खींचा। स्प्रिंग को मैंने जैसे आगे खींचा तो स्प्रिंग क्या करना चाहेगी, पीछे आना चाहेगी। स्प्रिंग क्या करना चाहेगी, पीछे आना चाहेगी। तो एलोंगेटेड स्प्रिंग कैसी होगी समझने की कोशिश करना। ये एलोंगेट स्प्रिंग ऐसी होगी, यस और नो। तो आपने इसको x आगे ले गए, x किधर ले गई, आगे। आपने इसका डिस्प्लेसमेंट आगे करवाया तो फोर्स लगा पीछे, क्योंकि स्प्रिंग को आगे खींचा तो स्प्रिंग आना चाहती पीछे, तो स्प्रिंग फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगा। स्प्रिंग फोर्स इसके जस्ट क्या लगा, अपोजिट लगा। ओके ओके ओके। सोचो मैं अगर इस स्प्रिंग को दबाता, इस स्प्रिंग को ऐसे पुश करता तो ये स्प्रिंग धक्का देती। मतलब अगर मैं इसमें x पीछे आता नेगेटिव डायरेक्शन में तो फोर्स लगता अपोजिट डायरेक्शन। ओहो हो, x इधर आओ तो फोर्स ऐसे, आप x आगे जाओ तो फोर्स पीछे। देख लो फिर से, अगर आप x आगे जाओ तो फोर्स क्या लगेगा, पीछे। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के मतलब इसमें स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे तो फोर्स हमेशा उल्टे डायरेक्शन में। तो यहां से एक चीज पता चल गई कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। और x कैसे लेगा, ज्यादा खींचोगे तो स्प्रिंग ज्यादा वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने स्प्रिंग को सीधा कर दिया, इतना भी ज्यादा मत खींचना, उसकी कुछ प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। तो आपने ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा झटका लगेगा। यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना आपने दबाया या खींचा, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और माइनस क्यों आया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए माइनस आया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए स्प्रिंग का कांस्टेंट आता है, स्प्रिंग कांस्टेंट
एफ एस पी इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? एक्स क्या है? या तो कंप्रेशन होगा या एलोंगेशन होगा। एक्स क्या हो सकता है? दो चीज हो सकती है, या तो कंप्रेशन होगा मतलब स्प्रिंग को दबाया, या फिर स्प्रिंग को एलोंगेट किया, एलोंगेशन। और के क्या है? के क्या है? स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दो अभी, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और एफएसपी क्या है? फोर्स, स्प्रिंग में कितना फोर्स लगाया, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। एफएसपी क्या है? स्प्रिंग फोर्स। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए फटाक से। देखिए एफएसपी, अब के की यूनिट क्या होगी, फटाक से ये चीज लिख लो, आगे बढ़ते। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या है? एफ एस पी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स। ठीक है, अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या, अगर मैग्नीट्यूड लिखूं तो के एक्स लिख सकता हूं स्प्रिंग फोर्स? बच्चे ने बोला बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं वेक्टर नहीं दिखा रहा हूं। माइनस क्या बताता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। ये माइनस क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट, यहां अपोजिट, यहां क्या लिख लो? अपोजिट। अगर मैं के की यूनिट बोलूं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। के का आपको पता नहीं, एक्स डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी? मीटर। तो के क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। के क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। समझो के क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। के क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। फटाफट फटाफट लिख लो, के क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। आगे बढ़ते, फोर्स तो न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, तो के हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ओके, आगे बढ़ते। इसकी नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज, इस स्प्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूं। आपके पास ये स्प्रिंग, आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को, इसकी नेचुरल लेंथ एल है, ठीक है, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी? एल, और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट के है, कितना है? के। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। तो के इंटू इसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहता है। प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है, क्वेश्चन मत पूछना कि सर कहां से आया। के इंटू एल क्या रहता है? कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंट से पता चला के इंटू एल क्या रहता है? कांस्टेंट। बच्चे ने बोला ओके सर। अगर मैं इस स्प्रिंग को टू हाफ में कट कर देता, इस स्प्रिंग को मैं कट कर देता, बीच में से क्या कर देता? कट कर देता। अगर मैंने स्प्रिंग को आधा कट कर दिया, कट इन टू इक्वल पार्ट्स, कट इन टू इक्वल पार्ट्स, तो क्या होगा? स्प्रिंग के दो टुकड़े हो जाएंगे। हाँ सर, ये तो पता ही नहीं था कि स्प्रिंग के दो टुकड़े हो गए। इसकी लेंथ होगी L/2 और इसकी भी लेंथ होगी L/2। इसका चेंज हो गया लेट से K1 और इसका आ गया K2, कांस्टेंट चेंज हो जाता है K1 इंटू K2। बच्चे ने बोला अब क्या करो? मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, K इंटू एल ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसका क्या होगा? K1 इंटू L/2, K1 इंटू L/2, और इसका क्या होगा? K2 इंटू L/2। कांस्टेंट का मतलब दोनों इक्वल होंगे, K2 इंटू L/2। और ये किसके इक्वल होगा? K इंटू एल के इक्वल होगा, कांस्टेंट है ना, K इंटू एल। तो यहां से एक चीज पता चल गई, जब आपको K1 कैलकुलेट करना हो तो इस चीज को देखो, L से L कैंसल, K1 इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा 2K। ओ सर K1 आ गया 2K। जब स्प्रिंग के दो टुकड़े करते हो ना तो K से बन जाता है 2K। K2 कितना मिल जाएगा? K2 भी 2K मिल जाएगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। स्प्रिंग को तोड़ते हो ना दो टुकड़ों में, अगर दो टुकड़ों में तोड़ते हो तो उसका कितना हो जाएगा? 2K। आगे बढ़ते हैं, अगर स्प्रिंग दोनों को जोड़ते हो ना तो K बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया? फटाक से ये प्रॉपर्टी लिख लो, ये वाली प्रॉपर्टी कॉपी के ऊपर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं इस स्प्रिंग को एग्जांपल से समझना, इस स्प्रिंग को, इसका कांस्टेंट K है और इसकी लेंथ L है, इसके मैं अगर 5 इक्वल पार्ट्स करता, 5 इक्वल पार्ट्स,
तो हर एक पार्ट का के कितना होता है 5k। आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 5 इक्वल टुकड़े हो जाते तो इसका कितना हो जाता 5k 5k 5k। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 5 टुकड़े करता इक्वल तो 5k 5k 5k। समझ में आया नहीं आया? तो 5k बन जाता। अगर मैं इसके n इक्वल पार्ट्स करता, 5 की जगह क्या कर देता n नंबर कुछ भी हो सकता है, तो n के बन जाता। क्या बन जाता? n टाइम्स ऑफ k, n टाइम्स ऑफ k। अच्छा, तो ये चीज लिख लो कि अगर कोई स्प्रिंग की लेंथ l है और उसका स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसके n इक्वल पार्ट्स करने पर उसका स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट कितना हो जाता है n k। कितना हो जाता है n टाइम्स k। समझ में आया नहीं आया? फटाक से स्प्रिंग फोर्स का आइडिया लग गया आपको कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोज ही करता है। स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। आपको कांटेक्ट फोर्स पता है, नॉर्मल फोर्स पता है, मतलब नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों पता है। अब फ्रिक्शन फोर्स आगे बढ़ेंगे। फ्रिक्शन फोर्स पूरा एकदम टॉपिक है, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। आपके ऐसे ही एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा, यहां पे एक स्ट्रिंग है ऐसा, इस पॉइंट से एक दूसरी स्ट्रिंग है वो ऐसा, और इस पॉइंट से एक मास हैंग किया गया। लेट से दिस इज 2 kg, m मास और m इक्वल टू कितना दे रखा है 2 kg। ये सिचुएशन है, ये एंगल 90 डिग्री है। बोला कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। सिचुएशन कुछ ऐसी है ऐसा, और ये मास m है। तो आपको बोला कि इस स्ट्रिंग में यहां पे इसमें कितनी टेंशन होगी। लाइट से इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी T1, और ये स्ट्रिंग बदल गई ना, ये टेंशन T2 होगी, क्योंकि ये वाला कॉमन पॉइंट है यहां से ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बच्चन बोला आ रहा है सर। मैंने बोला कि अगर इस पे फोर्स लग रहा है नीचे mg, ग्रेविटी नीचे बुलाएगी? बोला बुलाएगी। नीचे ग्रेविटी मतलब 2g। अभी g को 10 ले लो तो 20 न्यूटन। नीचे की तरफ कितना लगेगा? 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ऊपर की तरफ लेट से टेंशन T3, क्योंकि टेंशन हमेशा एंड पॉइंट से अवे होती है। पूलिंग प्रॉपर्टी, टेंशन की कैसी प्रॉपर्टी? पूलिंग प्रॉपर्टी। तो T3 ऊपर होगा। इफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा, इसका मतलब ये T3। अब ये वाला पॉइंट भी कहीं नहीं जाएगा ना, इक्विलिब्रियम का मतलब यहीं रुका रहेगा। तो देखो इस T2 पे दो कंपोनेंट कर सकता हूं। अगर मैं इस लाइन का डॉट 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 करके ऊपर बढ़ाता तो ये Z बन रहा है, देख। तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60। बच्चों बोला बिल्कुल सही बात। तो देखिए ये वाला फोर्स कितना है? T2। तो इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा? T2। ऊपर वाला देखो ये T2 है, तो इसका आ जाएगा T2 cos 60। सर ऊपर फोर्स आ गया T2 cos 60, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा T2 sin 60। यस, और इधर की तरफ T1 है, और इस पॉइंट से आप समझे ना, ये स्ट्रिंग अलग है तो T3 की प्रॉपर्टी ऐसी होगी, और T3 आप अभी निकाल लोगे कैसे? क्योंकि ये वाला सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है, तो T3 20 न्यूटन की इक्वल होगा, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना फोर्स तो नीचे लगेगा। तो T3 इक्वल टू mg, T3 इक्वल टू mg एंड विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। T3 कितना? 20 न्यूटन। तो आपको पता चल गया कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को लाइट से पॉइंट P लेता हूं, तो एट पॉइंट P इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे, तभी तो पॉइंट P इक्विलिब्रियम में रहेगा। बोला यस। यानी कि T1 शुड बी इक्वल टू T2 sin 60। T1 शुड बी इक्वल टू T2 sin 60। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो P पॉइंट पे और क्या हो सकता है? ऊपर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इस वाले पॉइंट
कि ऊपर लग रहा है T2 cos 60 और नीचे लग रहा है T3। इस पॉइंट से नीचे क्या लग रहा है T3, तो T3 शुड बी इक्वल टू T2 cos 60। बच्चे ने बोला बिल्कुल सही बात। T3 तो आपको पता है 20 न्यूटन। बच्चे ने बोला ओके सर 20 इक्वल टू T2 नहीं पता, cos 60 होता 1/2। देखो 2 इधर आ जाएगा तो T2 14 न्यूटन। T2 कितने न्यूटन 14 न्यूटन। T2 कितना न्यूटन 14 न्यूटन। यहां से आपको T2 मिल गया। अब T2 मिल गया 14 न्यूटन, T1 कैसे निकालोगे? T2 14 न्यूटन, यहां पुट कर दो, 40 पुट कर दो, sin 60 होता है √3/2, तो T1 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन लिख लो थर्ड, यहां सेकंड है ना, सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करने पर क्या मिला? T1 इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी 40, यहां पुट कर दो, 40 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, 2 से 40 कैंसल, 20 √3 न्यूटन, 20 √3 N फॉर न्यूटन, क्योंकि फोर्स है ना टेंशन फोर्स, इसलिए न्यूटन आया। तो आपने टेंशन T1 और T2 की कैलकुलेट कर दिया। सवाल पूछा था इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, आपको T1 T2 T3 निकालना था। आपको क्या निकालना था? T1 क्या होगा, T2 क्या होगा एंड T3 क्या होगा। तीनों फोर्स की कैलकुलेशन करना था। तीनों फोर्स की कैलकुलेशन, T1 क्या होगा, T2 क्या होगा एंड T3 क्या होगा। क्या सबको समझ में आ गया? चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।